लियोनार्डो दा विंची का जन्म 5 अप्रैल या 22 इटली के फ्लोरेंस के पास विंची नामक टस्कन पहाड़ी शहर में हुआ था। वह एक फ्लोरेंटाइन नोटरी सेर पियरो दा विंची और कैटरीना नामक एक किसान महिला के नाजायज बेटे थे। विवाह से बाहर जन्म लेने का मतलब था कि वह अपने पिता की तरह नोटरी पेशे के लिए पात्र नहीं थे। लियोनार्डो ने अपने शुरुआती साल अपनी मां के घर में एंचियानो के छोटे से गांव में बिताए। लगभग 5 साल की उम्र से वह विंची शहर में अपने पिता के घर में रहते थे। उनके पिता ने 16 वर्षीय लड़की अल्बिएरा अमादोरी से शादी की, जो लियोनार्डो को पसंद करती थी लेकिन कम उम्र में ही मर गए। लियोनार्डो ने लैटिन, ज्यामिति और गणित में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उन्हें फ्लोरेंस में प्रसिद्ध कलाकार एंड्रिया डेल वेरोकियो के पास प्रशिक्षु बनाया गया था। वेरोकियो की कार्यशाला फ्लोरेंस में सबसे बेहतरीन में से एक थी, जो बौद्धिक और कलात्मक गतिविधि का केंद्र थी। एक अन्य में लियोनार्डो ने चित्रकला, मूर्तिकला और विभिन्न तकनीकी यांत्रिकताएं सीखी। रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और बढ़ईगिरी सहित व्यवहारिक कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराया गया था। पौराणिक कहानी बताती है कि वेरोकियो अपने शिष्य की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी पेंटिंग ना करने का संकल्प लिया। यह कथित घटना वेरोकियो की पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में लियोनार्डो के योगदान से जुड़ी है। लियोनार्डो ने गिल्ड ऑफ सेंट ल्यूक में एक मास्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की, जो कलाकारों और चिकित्सा के डॉक्टरों का संघ था। मास्टर उन्होंने वेरोकियो के साथ सहयोग करना जारी रखा। उनका सबसे पुराना ज्ञात दिनांकित कार्य 4 से सप्टेन का अर्नो घाटी का पेन एंड इंक ड्राइंग। यह ड्राइंग परिदृश्य और वायुमंडलीय प्रभावों में उनकी अभिनव रुचि को प्रदर्शित करती है। लियोनार्डो और 3 अन्य युवकों पर गुमनाम रूप से सोडोमी का आरोप लगाया गया था। सबूतों के अभाव में आरोपों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस घटना ने उनकी बाद की गोपनीयता को प्रेरित किया हो सकता है। उनके पहले प्रमुख स्वतंत्र आयोगों में से एक सैन डोनाटो एस कोपेटो के भिक्षुओं के लिए एडोरेशन ऑफ द मैगी था। जब लियोनार्डो फ्रांस में मिलान के लिए रवाना हुए तो यह पेंटिंग अधूरी रह गई थी। एडोरेशन ऑफ द मैगी अपने आंकड़ों के जटिल समूहन और भावनात्मक गहराई के लिए क्रांतिकारी है। लियोनार्डो मिलान के ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा की सेवा में काम करने के लिए मिलान चले गए। उन्होंने ड्यूक के सामने खुद को मुख्य रूप से एक सैन्य इंजीनियर के रूप में प्रस्तुत किया। अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को लगभग बाद के विचार के रूप में सूचीबद्ध किया। लियोनार्डो ने 26 से 19 से 9 तक मिलान में काम किया। इस दौरान उन्होंने वर्जिन ऑफ द रॉक्स को चित्रित किया। इस पेंटिंग के 2 संस्करण हैं, एक लॉवर में और एक नेशनल गैलरी। पेंटिंग अपनी सुमाटो तकनीक के लिए उल्लेखनीय है। तकनीक के लिए जो रूपरेखा का एक नाम और थे। इस अवधि का उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य द लास्ट सपर है, जिसे सांता मारिया डेले ग्राजी के कॉन्वेंट के रेफेक्ट्री के लिए चित्रित किया गया था। द लास्ट सपर 12 प्रेरितों के बीच घबराहट के उस क्षण को कैद करता है जब यीशु घोषणा करते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। लियोनार्डो ने पारंपरिक फ्रेस्को विधि के बजाय टेम्पेरा और तेल के साथ सूखी दीवार पर पेंट करना चुना। यह प्रायोगिक तकनीक टिकाऊ नहीं थी और पेंटिंग अपने पूरा होने के कुछ वर्षों के भीतर खराब होने लगी। मेज के एक तरफ सभी प्रेरितों के साथ रचना एक महत्वपूर्ण नवाचार था।
चीनी सिनेमा में आर्ची रहते हुए लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को स्फोर्जा की एक विशाल कांस्य घुड़सवार प्रतिमा पर भी काम किया। आज से जिसे ग्रांड कैवोल्लो के नाम से जाना जाता है, उनके करियर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। मिट्टी की शेंगानेल पूरा हो गया था, लेकिन इसे ढालने के लिए अभी प्रेत कांस्य का उपयोग तोपों के लिए किया गया था। बाद में मॉडल को फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिन्होंने चालियों गो में मिलान पर आक्रमण करने के बाद लक्ष्य अभ्यास के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इस अवधि की लियोनार्डो की नोटबुक अध्ययन की एक अविश्वसनीय श्रृंखला से भरी हुई है। और नए सियान हाइड्रोलिक्स और वायु गतिकी का अध्ययन किया। उनका शारीरिक अध्ययन मानव और पशु निकायों के विच्छेदन पर आधारित था। ये विच्छेदन अक्सर गुप्त रूप से किए जाते थे और चर्च के आदेशों के विपरीत थे। मांसपेशियों, हृदय और संवहनी तंत्र के उनके चित्र उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं। वह अपनी सही वक्रता के साथ मानव रीढ़ को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने हृदय वॉल्वों के कार्य के बारे में अभूतपूर्व खोजें की। उड़ने वाली मशीनों, एक बख्तरबंद वाहन और एक डाइविंग सूट सहित कई मशीनों को डिजाइन किया। उनकी फ्लाइंग मशीन के डिजाइन पक्षियों और चमगादड़ों की उड़ान पर आधारित थे। वह समझ गए थे कि मनुष्यों में पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाने की मांसपेशियों की शक्ति का अभाव है। उनकी बख्तरबंद कार के डिजाइन में 360 डिग्री तोप प्लेसमेंट था और यह क्रैन घुमाने वाले पुरुषों द्वारा संचालित। उन्होंने दुश्मनों को डराने के लिए एक विशाल क्रॉसबो भी डिजाइन किया। लियोनार्डो अपने सहायक सलाई और गणितज्ञ लुका पैसियोली के साथ शहर से भाग गए। उन्होंने मैंटुआ और फिर वेनिस की यात्रा की, जहां उनसे एक सैन्य इंजीनियर के रूप में परामर्श किया गया था। जहां उनका एक प्रसिद्ध मूल निवासी पुत्र के रूप में स्वागत किया गया। उन्हें सेंटिसिमा अनुन्जियाता के मठ में एक कार्यशाला दी गई थी। यहां उन्होंने द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के लिए कार्टून बनाया। यह काम इतना लोकप्रिय था कि पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े इसे देखने के लिए उमड़ पड़े, जैसे कि वे किसी महान उत्सव में भाग ले रहे हों। लियोनार्डो पोप अलेक्जेंडर वी के बेटे सेसरे बोर्गिया की सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने बोर्गिया के मुख्य सैन्य वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में कार्य किया, अपने संरक्षक के क्षेत्रों में यात्रा की। उन्होंने कुछ पहले आधुनिक मानचित्र बनाए जो अत्यधिक रणनीतिक मूल्य के थे। सत्ता से सेसरे बोर्गिया के पतन के बाद लियोनार्डो 35 में फ्लोरेंस लौट आए। उन्हें सिग्नोरिया द्वारा पलाजो वेकियो में एक विशाल भित्ति चित्र द बैटल ऑफ एंडियारी को पेंट करने के लिए कमीशन किया गया था। उनके प्रतिद्वंद्वी माइकल एंजेलो द बैटल ऑफ कैसिना द्वारा एक भित्ति चित्र के विपरीत रखा जाना था। लियोनार्डो की बैटल ऑफ एंडियारी ने युद्ध में पुरुषों और घोड़ों के कच्चे रोष पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मानक के लिए अंदर संघर्ष को चित्रित किया। उन्होंने फिर से एक प्रयोगात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने रंगों के साथ मोम मिलाने का प्रयास किया। पेंटिंग कभी पूरी नहीं हुई और अंततः खो गए, हालांकि अन्य कलाकारों द्वारा मध्य भाग की प्रतियां जीवित हैं। इस फ्लोरेंटाइन काल के दौरान लियोनार्डो ने वह चित्रित किया जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध चित्र बन जाए। यह कोंडो का चित्र था, जिसे अब मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग अपनी स्फुमाटो तकनीक और विषय की अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए मनाई जाती है। कथित तौर पर लियोनार्डो ने वर्षों तक पेंटिंग पर काम किया और अपनी मृत्यु तक इसे अपने पास रखा। बैठने वाले की पहचान सदियों से
बहस का विषय रही थी, लेकिन अब व्यापक रूप से लिसा घियार्डिनी एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी मानी जाती है। ना भय ये निश्चय कहना वो अच्छा में लियोनार्डो को फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्स डी एम्बोइस द्वारा मिलान वापस बुलाया गया था। उन्होंने अगले 7 वर्षों का अधिकांश समय मिलान में अपने फ्रांसीसी संरक्षकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हुए बिताया। उन्होंने चिकित्सक मार्केंटोनियो डेला टोरे की मदद से अपना शारीरिक अध्ययन जारी रखा। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान पर एक व्यापक ग्रंथ प्रकाशित करने की योजना बनाई। पोप लियो एक्स से संरक्षण की उम्मीद करते रहे। रोम में उनका समय काफी हद तक निराशाजनक था, क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख आयोग मिले थे। वह राफेल और माइकल एंजेलो जैसे युवा कलाकारों से ढके हुए थे, जो प्रमुख पोप परियोजनाओं में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में शिकायत की, मेडिसी ने मुझे बनाया और मुझे नष्ट कर दिया। उन्होंने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें राजा के लिए प्रीमियर पेंटर और इंजीनियर और आर्किटेक्ट की उपाधि दी गई थी। राजा ने उसे राजा के अपने शैटो के पास एक आरामदायक निवास शैटो डू क्लॉस लूस प्रदान किया। फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो के साथ बहुत प्रशंसा का व्यवहार किया और कथित तौर पर उनसे अक्सर मुलाकात। लियोनार्डो ने अपने पिछले 3 साल अपनी नोटबुक के विशाल संग्रह को व्यवस्थित और संपादित करने में बिताए। उन्होंने रोमोरेंटिन में एक नए शाही महल के डिजाइन पर भी काम किया। एक ही स्ट्रोक ने उनके दाहिने हाथ को लकवा मार दिया था, लेकिन वह अभी भी अपने बाएं हाथ से चित्र बनाने और सिखाने में सक्षम थे। लियोनार्डो दा विंची का निधन 2 मई किंवदंती है कि राजा फ्रांसिस प्रथम की बाहों में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह एक अलंकरण होने की संभावना है। अपने अभिषेक में उन्होंने अपने पसंदीदा शिष्य फ्रांसेस्को मेल्जी के लिए अपनी पेंटिंग भी छोड़ दिए। मेल्जी ने दशकों तक नोटबुक को संरक्षित किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें तितर बितर कर दिया गया और बेच दिया गया। लियोनार्डो के लेखन का केवल 1/3 हिस्सा जीवित माना जाता है। एक चित्रकार के रूप में उनकी विरासत बहुत कम जीवित कार्यों पर आधारित है। कलाकारों की बाद की पीढ़ियों पर उनका प्रभाव बहुत अधिक था। स्फुमाटो और चियारोस्क्यूरो प्रकाश और छाया के उनके उपयोग ने पेंटिंग के लिए नए मानक स्थापित किए। लियोनार्डो का वैज्ञानिक अध्ययन उनके समय से सदियों आगे था। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता विभिन्न विषय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या में फैली हुई है। एक विशिष्ट दर्पण लिपि में लिखी गई उनकी नोटबुक उनकी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। उन्होंने दाएं से बाएं लिखा, संभवतः दूसरों के लिए अपने नोट्स पढ़ना कठिन बनाने के लिए, या क्योंकि वो बाएं हाथ के थे। विट्रियन मैन उनके सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, जो कला और विज्ञान को जोड़ता है। यह मानव शरीर के आदर्श अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्राचीन रोमन वास्तुकार विट्रुवियस द्वारा वर्णित किया गया है। लियोनार्डो जानवरों के प्रति अपने प्यार के आधार पर आजीवन शाकाहारी थे, जो उनके समय में एक दुर्लभ अभ्यास था। अपनी सुंदर शारीरिक शक्ति और सुरुचिपूर्ण पोशाक के लिए जाने जाते थे। उनके दरबारी शिष्टाचार और संवादी कौशल ने उन्हें उन अदालतों में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया जहां उन्होंने सेवा की। उनके उपनाम सलाई और फ्रांसिस्को मेल्जी के साथ उनका लंबा और करीबी रिश्ता था।
एक शरारती और परेशान करने वाला सहायक था जिसे लियोनार्डो ने फिर भी 30 वर्षों तक सहन किया। Na series con manera serie dosyć denna sektoriale. Ram neri sete achen, anatson tis चटे ओबिगेंटी सेक्टेडो। लियोनार्डो के उत्तराधिकारी बनकर एक वफादार और महान साथी थे। जल प्रवाह और अशांति के लियोनार्डो के अध्ययन हाइड्रोडायनामिक्स के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने विभिन्न संरक्षकों के लिए नहर प्रणालियों, ताले और ड्रेजर का डिजाइन तैयार किया। उनके भूवैज्ञानिक अवलोकनों ने सही पहचान की कि जीवाश्म प्राचीन जीवन के अवशेष थे। वह यह भी समझ गए थे कि पहाड़ विशाल अवधि में पृथ्वी की पपड़ी के उत्थान से बने थे। उन्होंने दरबारी मनोरंजन और त्योहारों के लिए मंच मशीनरी और वेशभूषा डिजाइन की। उनकी प्रतिभा इतनी विविध थी कि अक्सर उनकी रुचियों में बदलाव के कारण उन्हें परियोजनाओं को अधूरा छोड़ना पड़ा। टाल टोल करने और विचलित होने की यह प्रवृत्ति आजीवन विशेषता थी। 19वीं शताब्दी में उनकी वैज्ञानिक नोटबुक की फिर से खोज ने मौलिक रूप से उनके बारे में धारणा को सिर्फ एक चित्रकार से एक सार्वभौमिक प्रतिभा में बदल दिया। लियोनार्डो का काम आज भी कलाकारों, वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने वास्तव में पुनर्जागरण की भावना, सीखने और संस्कृति के पुनर्जन्म को मूर्त रूप दिया। गर्भ में एक भ्रूण का लियोनार्डो दा विंची का शारीरिक चित्र अपनी तरह का पहला था। उन्होंने वैज्ञानिक कठोरता के साथ प्रकाश और छाया के गुणों का अध्ययन किया। पेंटिंग पर उनका ग्रंथ युवा कलाकारों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके लेखन का एक संग्रह था। उन्होंने एक हाइड्रोलिक पंप का आविष्कार किया जो अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में उपयोग में है। लियोनार्डो दा विंची ने 2 स्तरों वाले एक शहर को डिजाइन किया जो पैदल यात्री और वाणिज्यिक यातायात को पहिएदार परिवहन से अलग करता है। ध्वनिकी की उनकी गहरी समझ वाद्य यंत्रों के उनके डिजाइनों में स्पष्ट है, जैसे कि वियोला ऑर्गेनिस्टा। वह सतत गति की अवधारणा से मोहित थे। उन्होंने कई मशीनों को डिजाइन किया जिन्हें उन्होंने अंततः असंभव साबित कर दिया। लियोनार्डो दा विंची ने सही सिद्धांत दिया कि चंद्रमा की मंद चमक पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होती है और नहीं से अर्थशाइन के रूप में जाना जाता है। उनकी पेंटिंग गिनेवरा डी बैंकी बैठने वाले के पीछे जुनिपर झाड़ी के लिए उल्लेखनीय है, जो उनके नाम पर एक यमक है। लियोनार्डो दा विंची ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के अपने गहरे ज्ञान का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि उनकी पेंटिंग में पौधे वानस्पतिक रूप से सटीक थे। लियोनार्डो के लिए जिम्मेदार पेंटिंग साल्वाडोर मुंडी अब तक बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग बन गए। उनका जीवन इस विचार का वसीयतनामा था कि कला और विज्ञान अलग अलग विषय नहीं है बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्फोर्जा स्मारक के लिए घोड़ों की शारीरिक रचना का व्यापक अध्ययन किया। उनके लेखन में दंत कथाएं और भविष्यवाणियां हैं जो एक साहित्यिक और दार्शनिक वोटेंजी से चाहिए अनुसार से देखा करे। लियोनार्डो की लेडी विद एन एमरमेन लुडोविको स्फोर्जा की मालकिन सेसिलिया गैलेरानी का एक चित्र है। चित्र में एर्मिने को शारीरिक सटीकता और प्रतीकात्मक अर्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने गियर की एक प्रणाली तैयार की जिसे आधुनिक संचरण का अग्रदूत माना जाता है। उनकी रुचियों और ज्ञान की व्यापकता विद्वानों को चकित करती रहती है। लियोनार्डो दा विंची ने मानवीय हंसी और जम्हाई के यांत्रिकी का पता लगाया। परिप्रेक्ष्य पर उनका काम पेंटिंग पुनर्जागरण कलाकारों के लिए एक मूलभूत पाठ था। कई विचित्र और अतिरंजित चेहरों का रेखा चित्र बनाता था। लियोनार्डो की विरासत असीम जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज में से एक है। उन्होंने अद्वितीय रंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्णक मिश्रणों के साथ प्रयोग किया। भूविज्ञान के उनके अवलोकनों ने उन्हें महान बार के बाइबल खाते पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। अधूरी पेंटिंग सेंट जेरोम इन द वाइल्डरनेस तपस्या और शारीरिक यथार्थवाद का एक शक्तिशाली अध्ययन है। लियोनार्डो ने एक परिक्रामी पुल डिजाइन किया जिसे सैन्य उपयोग के लिए जल्दी से तैनात किया जा सकता था। उन्होंने मान ऑफ आंख का विस्तृत अध्ययन किया, सही ढंग से वर्णन किया कि यह रेटिना पर छवियों को कैसे बनाता है। उनकी नोटबुक में पहली सफल छलांग से सदियों पहले पैराशूट के लिए पहला ज्ञात डिजाइन है। लियोनार्डो दा विंची ड्राइंग के उस्ताद थे जो अद्वितीय कौशल के साथ सिल्वर पॉइंट और लाल चाक जैसी तकनीकों का उपयोग करते थे।
वह वैज्ञानिक रूप से सटीक वनस्पति चित्र बनाने वाले पहले कलाकारों में से एक थे। उनका प्रभाव राफेल सहित कई उच्च पुनर्जागरण चित्रकारों के काम में देखा जाता है। लियोनार्डो का काम व्यक्ति की क्षमता और गरिमा में मानवतावादी विश्वास का प्रतीक है। एक आदर्श शहर के लिए उनकी योजनाएं प्लेग से ग्रस्त मध्ययुगीन शहरों की प्रतिक्रिया थी। लियोनार्डो संगीत में गहरी रुचि रखते थे और उन्हें लीरा दा ब्रेशियो पर एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में जाना जाता। उन्होंने स्वचालित प्रणालियों का आविष्कार किया, जिसमें एक स्वचालित गाड़ी भी शामिल है जिसे प्रारंभिक रोबोट माना जा सकता है। उनके अंतिम शब्द कथित तौर पर थे, मैंने भगवान और मानव जाति को नाराज किया है क्योंकि मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा जो उसे होना चाहिए था। लियोनार्डो दा विंची की विरासत केवल उनके तैयार कार्यों में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो उन्होंने पूछे और उन तरीकों में है जो उन्होंने विकसित किए।